हम हमेशा से जानते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है। ये नीला रंग कुछ समय से धूल की परतों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन अब आसमान साफ है, पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल में है, AQI लेवल कंट्रोल में है, PM 2.5 का लेवल हमारे लिए बिल्कुल फिट है। इन सब की वजह हमारा घरों में बंद होना हो सकता है। इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमें दिख रहे हैं। हम ये खबरें भी सुन रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों से हिमालय की चोटियाँ दिख रही हैं। लोगों को सड़कों पर, अपने शहरों के अंदर जानवर दिख रहे हैं, ऐसे जानवर जो उन्होंने पहले नहीं देखे। बहुत सारी ऐसी सुंदर चीज़ें, बहुत सारी अलग तरह के अनुभव लोगों को हो रहे हैं। ऐसा ही एक अनुभव कर रहे हैं हमारे एस्ट्रोनॉमर्स। जैसा कि हम जानते हैं आसमान साफ़ है तो रात को तारे भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। वो तारे जिन्हें देखने के लिए एक्सकर्शन ट्रिप्स पर जाना पड़ता था, प्लान बनाना पड़ता था, वो तारे अब ऐसे ही दिख रहे हैं। और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स वो तो कुछ ज़्यादा ही देख रहे होंगे। तो आइए आज ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉमर से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्नेह केसरी। वो हमें बताएंगे कि उनके लिए अनुभव कितना अलग है और आप रात को आसमान में क्या क्या देख सकते हैं। उनसे बात करते हैं। हेलो स्नेह। थैंक यू। हेलो टू यू टू। तो इन दिनों तो आप बहुत खुश होंगे। जिन तारों को देखने के लिए आपको कोसों दूर जाना पड़ता था, उन तारों को अब आप अपनी शहर से, अपने घर की छत से देख पा रहे हैं। हाँ, ये लॉकडाउन का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, मैं बोलना चाहूँगा। आसमान काफ़ी साफ़ है, प्रदूषण नहीं है, इस वजह से तारे टिमटिमा रहे हैं। अ, अमूमन हमें 5 से 6-7 मैक्सिमम 10 तारे दिखते हैं हमारे घर से, बट इन दिनों हम लोग लगभग 50, 55, 60 तारे भी दिख जाते हैं। तो आप तारे तो गिन ये रहे हैं इन काफ़ी दिनों? अच्छी बात है। बस तारे देख रहे हैं और तारे गिन रहे हैं। इन दिनों में जब आप घर से तारे देख रहे हैं, आपने क्या-क्या देखा आसमान में? कुछ नया ऑब्जर्व किया हो, वो हमें बताइए और कुछ तस्वीरें भी हमारे साथ शेयर कीजिए। पहली चीज़ तो ये कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 से 6 तारे दिखा करते थे पहले। लेकिन अब जो है वो तारों की संख्या बढ़ के तकरीबन 50-55 हो गई है। तो यानी कि जो पहले जो काफ़ी चमकीले तारे थे, उन्हीं में से सिर्फ़ 5-6 दिखते थे, बल्कि अब जो है मध्यम दर्जे के चमकीले तारे भी दिखने लग गए हैं। यानी कि जो तारे जिनका जिनका प्रकाश कम है, जो काफ़ी फेंट हमारे टर्मिनोलॉजी में जो कहा जाता है वो। एस्ट्रोनॉमी करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ध्रुव तारे का दिखना, यानी कि पोल स्टार का दिखना, जो अमूमन शहरों से नहीं दिखता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं है। लेकिन पिछले 20 से 25 दिनों में अगर मैं बोलूँ तो मैं इस ध्रुव तारे को ऑलमोस्ट हर रोज़ लगभग प्रति रात मैं इसको देख पा रहा हूँ, और इसकी वजह से मुझे अपने इक्विपमेंट सेटअप करने में काफ़ी आसानी होने लगी है। दूसरी चीज़ ये है कि मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा जो हमारी खुद की गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का अभी जो मिल्की वे का जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, सबसे चमकीला पार्ट होता है, वो होता है सैजिटेरियस आर्म। तो वो सैजिटेरियस आर्म हमें गर्मियों के मौसम में दिखता है। तो वो सैजिटेरियस आर्म हमें हल्का-हल्का रात को दिखना शुरू हो गया है। आकाशगंगा में बहुत सारे ऐसे नेबुले हैं जिनको देखने के लिए आपको शहर से बहुत दूर अंधकारमयी जगहों पे जाना होता है। वो चीज़ें आज हम अपनी बालकनी से, अपने छत से देख पा रहे हैं, उनकी फ़ोटो खींच पा रहे हैं। ये M17 है, जो कि स्वान नेबुला या ओमेगा नेबुला कहते हैं। ये सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के अंदर है। ये दूसरी फ़ोटोग्राफ जो है, ये फ़ोटोग्राफ है आपके लगून और ट्रिफिड नेबुला की। ये सारे के सारे नेबुलास जो हैं वो हाइड्रोजन रिच और ऑक्सीजन रिच एरियाज़ हैं हमारे गैलेक्सी में, जहाँ पे नए तारों के पैदा होने की काफ़ी ज़्यादा आशंका रहती है। इनको नेबुला कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं। तो गैस का बहुत बड़ा गुब्बारा होता है, जमावड़ा होता है। उसके अलावा ये जो फ़ोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटोग्राफ मेरे छत से ली गई फ़ोटोग्राफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढेर सारे तारे रात को आपस में अस्त होते हुए दिख रहे हैं। ये पश्चिमी दिशा में खींची गई फ़ोटोग्राफ है। सो हर तारा फ़ोटोग्राफ में ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ आ रहा है, और ये तकरीबन 2 घंटे की ये फ़ोटोग्राफ खींची गई है, जिसमें हम तारों का मूवमेंट देख सकते हैं। आपको इसमें दिखेगा कि कितने सारे तारे दिख रहे हैं और आसमान कितना काला है। अमूमन आसमान इतना काला नहीं दिखता है, लाल सा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे रोशनी का प्रकाश, मतलब प्रकाश का जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है।
जो हम ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू देखते थे जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता था, कार्बन एमिशंस होते थे, फैक्ट्रीज़ से एमिशंस होते थे, इन सब चीज़ों को माना जाता है कि ये कारण होते हैं पॉल्यूशन के। सबसे बड़ा कारण किसे मानते हैं? और अब आने वाले वक़्त में जब ये स्थितियाँ थोड़ी सुधरेंगी, तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी? देखिए एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दो तरह के प्रदूषण जो हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स को काफ़ी परेशान करते हैं। पहला तो है वायु प्रदूषण और दूसरा है रोशनी या प्रकाश का प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है वो फैक्ट्रीज और गाड़ियों के एग्जॉस्ट गैसेस से जो गैसेस निकलती हैं वो वातावरण में, क्योंकि काफ़ी हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो वातावरण में एक काफ़ी मोटा एक लेयर बना लेते हैं, थिक लेयर बना लेते हैं और जो ज़मीन के काफ़ी पास रहता है। गर्म हवा की तरह वो ऊपर नहीं जाता, वो बहुत नीचे रहता है हमारे। तो इससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है, प्लस हमें तारे देखने में भी परेशानी होती है। और जो प्रकाश का प्रदूषण है वो है कि हम जो अननेसेसरी लाइटें रात को जला करके रखते हैं और जिन लाइटों को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो रोशनी अंतरिक्ष की तरफ जा रही है। वो इस मोटे जो प्रदूषण के कण हैं उनके साथ मिल करके एक मानव निर्मित एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से तारों की रोशनी हम तक नहीं आती। इसी वजह से हमें बहुत दूर जाना पड़ता है शहरों से बाहर निकल के। अगर बात करूँ आने वाले वक़्त में तो हमें हमारे प्रदूषण को ज़्यादा अच्छी तरह से सँभालने की ज़रूरत है। जैसे कि फैक्ट्रीज़ से जो धुआँ निकल रहा है, उस धुएँ को अच्छी तरह से फ़िल्टर करके अगर हम एटमॉस्फेयर में जाने दें, तो शायद ये समस्याएँ कम हो जाएँ। जो पानी का प्रदूषण है, उस पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे, जिससे उस गंदगी को, उस प्रदूषित प्रदूषित चीज़ है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, उसको रोका जा सके पहले ही, ताकि वो पानी में ना मिल सके। और उसके बाद हमें जिस तरीके से हम रोशनी, अपने प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी हमें थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग और साइंस लगाने की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ हम इस तरह के प्रदूषण को रोक सकें, बल्कि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं, यानी कि जो बिजली की खपत है, हम उसको भी कम कर सकें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उसका प्रयोग में ला सकें। लाइट पॉल्यूशन एक बड़ा इश्यू है, ये तो हम हमेशा से ही समझते हैं। किस चीज़ को सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मानते हैं? घरों की लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, कई तरह की लाइट्स होती हैं आपके आस-पास। जब आप शहर में होते हैं और शहर में इसको देखने की शहर से आप आसमान को देखने की कोशिश करते हैं और वही चीज़ बदल जाती है जब आप किसी सुनसान सी जगह पे कहीं दूर-दराज़ इलाकों में जाते हैं। तो शहरों में कौन-सी चीज़ ज़्यादा ज़िम्मेदार मानते हैं, किस चीज़ को? देखिए, रोशनी अकेले समस्या का कारण नहीं है, बट हाँ, रोशनी को जिस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी कि हम पैसे बचाने के लिए एक लैंप पोस्ट लगाते हैं और उस लैंप पोस्ट को ज़मीन की तरफ पॉइंट करने के बजाय हम इस एंगल पे पॉइंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके। इस वजह से जो प्रकाश है वो अब आसमान की तरफ भी जा रहा है, ठीक है? ये सबसे बड़ा जड़ है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वातावरण में जो प्रदूषण के कण फैले हुए हैं चारों तरफ, रोशनी उनसे टकरा करके वापस आ जाती है और एक आर्टिफिशियल लेयर बन जाता है हमारी तरफ, जिससे जो मध्यम दर्जे के या फीके चमकने वाले तारे हैं, जो कम चमकने वाले तारे हैं, उनका प्रकाश हम तक नहीं आ सकता। इस वजह से हमें वो तारे नहीं दिखते। हमारे शहर में और किसी दूर दराज के गांव में फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे प्रदूषण नहीं है, वहाँ पे बिजली की इतनी खपत नहीं है। ये दोनों चीज़ें मिला करके शहरों में तारों को देखने में एक अड़चन पैदा करती है। अगर आप पहाड़ों पे जाएं, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको हवा बहुत साफ मिलेगी। इस वजह से अगर आपकी आंखों के सामने भी अगर कोई लाइट बल्ब जल रहा है, तो उसकी रोशनी इस तरीके से परावर्तित नहीं होगी, जो रिफ्रैक्शन है वो नहीं होगा। यानी कि आप एक गांव में या एक कस्बे के बीचों बीच खड़े हुए भी आप ढेर सारे तारे देख सकते हैं। तो ये जो प्रदूषण और प्रकाश का जो मेल मिलाप है, ये अंतरिक्ष विज्ञान के लिए या तारे देखने के लिए काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हमें तारे नहीं दिखते और हमें अक्सर बाहर जाना पड़ता है। इन दिनों जैसे बच्चे भी घर में बंद हैं, तो अब हम उनसे कहते हैं कि आसमान में आओ आपको दिखाएँ, दिन में भी थोड़ा मौसम साफ हो तो हम जाते हैं, छत पर गए उनको दिखाया या रात को भी हम उन्हें तारे दिखाते हैं, उनको थोड़ा
एजुकेट करने की एक तरह से कोशिश करते हैं, जो चीज़ें हम पहले उन्हें नहीं दिखा पाते थे। तो एक और समस्या आती है कि उन बच्चों को वो चीज़ इतनी क्लियरली नहीं समझ आती, तो टेलिस्कोप ही इसका सॉल्यूशन है या कोई और तरीका आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें? जैसे सभी के पास तो ये इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, कैसे देख सकते हैं फिर? देखिए अगर बच्चा छोटा है, अमूमन अगर आप एक छोटे बच्चे की बात करें जो 6 से 10 या 12 साल का बच्चा है, उसको आप टेलीस्कोप ना दें, ये मेरी सलाह रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और टेलीस्कोप बहुत महँगा होता है। तो अधिकतर माँ-बाप तो इस डर से बच्चे को हाथ नहीं लगाने देते कि अगर बच्चे ने तोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है एक सस्ता-सा बाइनोकुलर दे दें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। बाइनोकुलर सस्ता है तो बच्चे को आप उसको फ्रीली यूज़ करने देंगे। बच्चे के ऊपर किसी तरह की पाबंदी या नज़रबंदी नहीं होगी। दूसरी चीज़, टेलीस्कोप बड़ा होता है, भारी होता है, बच्चे उसको उठा नहीं सकते और अक्सर घर से छत तक लेकर के जाने या बालकनी में लेकर के जाने में कई तरह की समस्याएँ उनको झेलनी पड़ती हैं। माता-पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और आज के बिज़ी शेड्यूल में जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं होता बच्चे को एंटरटेन करने के लिए। तो इस मामले में बाइनोकुलर्स ईज़ी रहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास बाइनोकुलर्स भी नहीं है इस समय और क्योंकि लॉकडाउन में आप बाइनोकुलर्स खरीद भी नहीं सकते हैं, तो सबसे सीधा रास्ता ये होता है कि आप मोबाइल में बहुत सारे प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स को आप अपने मोबाइल पे, आईपैड पे या टैबलेट पे डाउनलोड करें और बच्चे को बाहर ले जा कर के उस टैबलेट के थ्रू या मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू आप बच्चों को आसमान के बारे में दिखाएं। जो चमकीले तारे आपके घर से दिख रहे हैं, आप उन तारों को बच्चों को उस सॉफ्टवेयर में दिखाएं। इससे क्या होगा कि बच्चों को इस चीज़ का एहसास होगा कि ये तारे दिख तो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तारे हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं और बच्चे का इसमें इंटरेस्ट भी जागेगा और बच्चा जो है आगे जाके जिम्मेदारियां भी उठाना सीखेगा कि किस तरीके से उन्हें आगे चल के अपने पर्यावरण की, प्रकृति की देखभाल करनी है, सुरक्षा करनी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा तारे देख सकें। क्योंकि हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आने वाले टाइम में जो बदलाव आएंगे वो मेरे ख्याल अगली जनरेशन ही ला पाएगी। हमारी जनरेशन के बस का नहीं है बदलना, ऐसा मुझे लगता है। उसमें बहुत उसमें बहुत समय लगेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं चाहूँगी अगर आप इन ऐप्स को ऑन करके और हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ दिखा सकें कि किस तरह से ये ऐप आसमान में चीज़ें दिखाती है या कैसे रिप्रेज़ेंट करती है प्लैनेट्स को, तो अच्छा रहेगा। ये एक एप्लीकेशन है जो जिसका नाम है स्काई सफारी। ये मोबाइल पे ही अलाउड है, मोबाइल पे ही अवेलेबल है। मेरे ख्याल से ये एक पेड ऐप है तो शायद आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, बट अदरवाइज ऑल्सो कई सारे फ्री ऐप्स अवेलेबल है, जैसे सेलेस्ट्रॉन का स्काई पोर्टल है, उसके अलावा नाइट स्काई है। तो आप जब इन ऐप्स को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको तरह तरह के नए सजेशंस भी मिलते हैं। आप जब उन ऐप्स को डाउनलोड करके स्टार्ट करेंगे तो हर ऐप की अपनी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, बट हर ऐप आपसे 2 चीज़ों की डिमांड करता है। पहला है इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा है आपकी लोकेशन। इंटरनेट कनेक्शन से वो नया-नया डेटा जैसे कि कॉमेट्स, एस्टेरॉइड जो अक्सर हमारे आसमान में नए-नए एक तरीके से गेस्ट की तरह आते हैं, उनका डेटा डाउनलोड करता है। और आपकी लोकेशन से इसे पता चलता है कि आपका मोबाइल फ़ोन किस दिशा में देख रहा है ताकि ये उस दिशा के तारे आपको दिखा सके। तो आपके मोबाइल फ़ोन की ओरिएंटेशन या आपके टैबलेट की ओरिएंटेशन और उसकी जो डायरेक्शन है, उसको समझ करके वो आपको तारे दिखाएगा और आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या विज़िबल है। इसके अंदर देखिए सर्च करने का भी एक ऑप्शन होता है और आप इसमें टाइम पे आगे या पीछे जा कर के भी कोई इवेंट देख सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने बच्चे को एक्साइट करने के लिए ये दिखाना हो कि बेटा जब हम पैदा हुए थे तो इस तरह से आसमान था, चाँद इतना बड़ा था, ये ग्रह दिख रहे थे। तो आप वक़्त में पीछे जा कर के उनके बर्थ डेट का टाइम डाल कर के, वो टाइम पे उनको किस तरह का स्काई रहा होगा, वो स्काई दिखा सकते हैं। वेरी लास्ट इंटरेस्टिंग। सोलर इक्लिप्स जी। आने वाले टाइम में जैसे अभी 21 जून को एक सोलर इक्लिप्स होने वाला है। अब बच्चों को सोलर इक्लिप्स के बारे में बताना है तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन उन वीडियोज़ से ज़्यादा आप बच्चे को एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत सारी नई चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे कि आपके घर से पिछला इक्लिप्स जो 26 दिसंबर को हुआ था, 26 दिसंबर 2019 को हुआ था, वो आपके घर से कैसा दिख रहा था? और अगर आप किसी दूसरी जगह पे जैसे आपके रिश्तेदार हैं, कोई आपके चाचा हैं, बच्चे के मामा हैं, नाना-नानी, दादा-दादी कोई भी है, उनके घर से ग्रहण कैसा दिखता? या फिर पिछला चंद्र ग्रहण कैसा दिखता?
इस तरह की चीज़ें भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ना सिर्फ बच्चों को खेलने के लिए है, बल्कि बच्चों को आज की डेट में बहुत सारी नई चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए होती है। प्लस हर एक सॉफ्टवेयर में एक छोटा इंसाइक्लोपीडिया होता है, जिसमें बच्चों को नेबुला, सन, मून, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, मिल्की वे, प्लैनेट्स के मून्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, जो बच्चे के पास सारी इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक ही जगह पे सम्मिलित है। और अगर आपके किसी जानकार के पास टेलीस्कोप है, तो आप लोग ग्रुप कोऑर्डिनेट करके एक जगह पे ये टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग को दिमाग में रखते हुए। बट अदरवाइज ऑल्सो जब ये लॉकडाउन का समय खत्म हो जाएगा, जब कोरोना वायरस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तब भी आप इसको आराम से इस तरह की चीज़ों को आप किया जा सकता है। आखिर में अब एक इवेंट आने वाला है, बड़ा इवेंट एनुलर सोलर इक्लिप्स का, उसके लिए आप बहुत उत्सुक होंगे, आई एम श्योर। तो क्या साफ आसमान में ये नज़ारा और भी अद्भुत दिखेगा? जी बिल्कुल। सूर्य ग्रहण अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है। अ, वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के बारे में जानने समझने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। ये सूर्य ग्रहण होता बहुत छोटी जगह पे है। छोटी जगह से मेरा मतलब है कि बहुत ही कम ऐसी जगह होती है पृथ्वी पे जहाँ पे आप पूर्ण सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। आंशिक या पार्शियल इक्लिप्स तो काफ़ी बड़ी जगह से दिख सकता है। तो 21 अगर हम 21 जून वाले ग्रहण की बात करें, तो ये ग्रहण अफ्रीका में कॉन्गो नामक देश में, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में शुरुआत होगी इसकी, और वहाँ से ये ताइवान तक ये ग्रहण देखा जा सकता है। और इस पूरे जो 2 पॉइंट्स हैं इसके, उस बीच में जहाँ-जहाँ ये ग्रहण दिखेगा, वहाँ पे सिर्फ एक 60 किलोमीटर की मोटी पट्टी है, जिसके बीच में ये ग्रहण दिखेगा। उसके आगे पीछे जो है ये आंशिक ग्रहण होगा, ये पूर्ण ग्रहण नहीं होगा, ये एनुलर इक्लिप्स नहीं होगा, ये पार्शियल इक्लिप्स होगा। तो बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है कि ये उस छोटे से 60 किलोमीटर के रेंज में जा कर के इस ग्रहण को देख सकें। जैसा कि ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखता है। और अगला इक्लिप्स जो, यानी ये तो दिसंबर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, फोटोग्राफ है। जो जून में जो इक्लिप्स होगा वो इससे भी ज़्यादा पतला होगा, यानी कि जो सूर्य की पट्टी आपको चारों तरफ दिख रही है वो इससे भी बहुत ज़्यादा पतली होगी। और ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि अमूमन जब ग्रहण की बात हम करते हैं तो ग्रहण या तो टोटल होता है या एनुलर होता है। ये ग्रहण नियर टोटल होगा, यानी कि ऑलमोस्ट टोटल इक्लिप्स होगा। उसके बाद ये एनुलर इक्लिप्स में तब्दील होगा, और उसके बाद फिर ये एंटायरली मतलब ये फिर काफ़ी हद तक वापस टोटल इक्लिप्स में बदल जाएगा। तो ये इस तरीके का जो बदलाव एक ग्रहण में आता है, इसको हाइब्रिड इक्लिप्स कहते हैं, और ये बहुत 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 रेयर फिनोमेना है। अगला ग्रहण इस तरह का 2052 में दिखेगा पैसिफिक ओशन, और उसका अगला ग्रहण जो है वो 2086 में दिखेगा एटलांटिक ओशन में। यानी कि अगले 65 सालों तक ये जो ग्रहण दिखने वाले हैं, इन ग्रहणों का किसी भी जमीन पे दिखना नामुमकिन है। आपको एक बोट लेकर के समंदर में जाना पड़ेगा। तो अपने आप में ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज इस ग्रहण की, कि ये ग्रहण भारत में दिखेगा। राजस्थान में घनसाना करके एक गांव है, वहां से ये इस ग्रहण की शुरुआत होगी। और ये ग्रहण उत्तराखंड में जोशीमठ नामक एक छोटे से तीर्थ स्थल तक ये ग्रहण दिखेगा। उसके बाद ये तिब्बत में प्रवेश कर जाएगा, और उसके बाद फिर आगे चाइना और फिर ताइवान की तरफ जाएगा। लेकिन जो इस ग्रहण का जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है, जिसको हम ग्रेटेस्ट इक्लिप्स की बात करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इक्लिप्स जहां विजिबल होगा, वो सबसे ज्यादा वो ग्रेटेस्ट इक्लिप्स वो भारत में होगा, और वो जोशीमठ के पास होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस इक्लिप्स के साथ जुड़ा हुआ है, इस ग्रहण के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि ये अगले 12 सालों में होने वाला आखिरी ग्रहण है। अगला ग्रहण जो है वो 21 मई 2031 में केरला में नजर आएगा। उस बीच में भारत में कई आंशिक ग्रहण तो दिख सकते हैं, लेकिन सेंट्रल इक्लिप्स चाहे एनुलर या टोटल नहीं दिखेगा। तो ये शायद एक आखिरी इक्लिप्स होगा आने वाले कई सालों में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को इस ग्रहण को देखने
रोकने के लिए भरसक कोशिश करनी चाहिए। मुझे आशा है कि तब तक ये वायरस की समस्या खत्म हो जाएगी और लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकते होंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मुझे उम्मीद है कि सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लोगों को, जो वैज्ञानिक लोग हैं जो इस ग्रहण में सूर्य को स्टडी करना चाहते हैं, उनको ट्रैवल करने की छूट दें। ऐसा मुझे लगता है सरकार को करना चाहिए और मेरी रिक्वेस्ट भी है। हमारी भी उम्मीद है कि आप ये ग्रहण देख सकें, आप जैसे तमाम एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट इससे पूरी मदद ले सकें, इसे स्टडी कर सकें और इस सारे माहौल में आप लोग जो एन्जॉय कर रहे हैं, आप लोगों को जो मज़ा आ रहा है, जिसके लिए ट्रैवल करने की थकान नहीं लेनी पड़ती, घर में बैठे-बैठे ही आप वो नज़ारे देख रहे हैं, वो सारे प्लैनेट्स और स्टार्स देख रहे हैं, इस सब के लिए आप और एन्जॉय करें और हमें ऐसी ही अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आगे भी देते रहें। आपसे फिर बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।